तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है VBT, जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। ये पॉलिंग ने दी थी 1930 में। तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया था, एनी सेंट्रल मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर एक्सेप्टिंग लोन पेयर्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। क्या था कि हमारे पास जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके लिए जरूरी है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ताकि जो लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा तो लोन पेयर कौन उसको डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा लिगेंड। तो दूसरा पोस्टुलेट हमारे पास था, द सेंट्रल एनर्जी जो थी वैकेंट ऑर्बिटल की वो सेम होनी चाहिए और नियरली सेम टू अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था इसका, वो था इफ n minus 1 d orbital, if n minus 1 d orbitals participates in hybridization। क्या था, अगर n minus 1 d orbital पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। और ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है ये बनते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है इन्हीं को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो देखते हैं हम ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। तो जहां हमें n-1 d ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेगा, तो मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी, तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। हमारे पास n-1 d, ये हमारे पास ns और ये n। तो n-1 d के पास हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स, s के पास 1 और p के पास हमारे पास 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है d2sp3 या sp3d। तो मैंने बात की यहाँ पे n-1 d ऑर्बिटल्स, जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यूज होंगे मीन्स d2, जब d के 2 यूज होंगे, एक s का होगा और 3 p के होंगे, d के 2, s का 1 और p के 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या बनी, d2sp3 इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। तो आगे हम जब कॉम्प्लेक्सेस लेंगे, जब हम वहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वहां पे ये ज्यादा क्लियर होगा आपको कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन हैं। उसके बाद हमने फोर्थ पोस्टुलेट जो है इसका वो हमने डिस्कस किया था। हमने बताया था वहां पे अगर n-d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो बनते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो उन्हीं को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये थे हमारे पास पोस्टुलेट्स। तो n-d ऑर्बिटल्स, तो इसका भी मैं आपको क्लियर करता हूं। ये हमारे पास n-1 d, ये हमारे पास ns, ये हमारे पास np, ये हमारे पास n-d जिसके पास 5 हो। तो यहां पे हमने देखा था
जब d के ऑर्बिटल यूज होंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जब मैंने यहाँ पे बात की एंटी ऑर्बिटल यूज होंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, तब वहां पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, जब आउटर यूज होंगे sp3d2, इसका मतलब एक s का पार्टिसिपेट करेगा, p के 3 करेंगे और d के हमारे पास 2 पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब हमने देखा d to sp3 कब होगी और sp3d2 कब होगी। तो d to sp3 होगी कब होगी, जब इनर ऑर्बिटल हमारे यूज होंगे तब d to sp3 होगी। अगर हमारे पास आउटर ऑर्बिटल यूज होंगे, ये सारे फिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। और जब sp3d2 होगी तो वो किस केस में होगी, जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास वीबीटी के पोस्टुलेट्स। अब हम कॉम्प्लेक्सेस लेंगे, उनमें हाइब्रिडाइजेशन, उनका मैग्नेटिक मोमेंट, उनका मैग्नेटिक नेचर, उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये क्लियर होगा कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। चलो देखते हैं। पहला एक कॉम्प्लेक्स हम यहां पे ले रहे हैं, तो पहला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है NiCN4 होल 2 माइनस। तो पहली बात हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इसमें, दूसरा इसका मैग्नेटिक नेचर, और तीसरा हम मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, और चौथा देखेंगे हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। सबसे पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना है। तो यहां पे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम जो है वो निकल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को हम X लेते हैं, जो हमारे पास निकल है, प्लस 4 साइनाइड है, साइनाइड के ऊपर -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, वह है हमारे पास माइनस। तो हमारे पास x -4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू -2, x -4 इसको ये यहां ले आएंगे +2 इक्वल्स टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 निकले, इसका मतलब हमारे पास निकल जो है +2 फॉर्म में। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमने करना क्या है, पहले सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढना है, वो पता चल गया। उसके बाद हमने इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, वो पता चला। उसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ni2 पॉजिटिव की। तो हम इसको देखेंगे, स्केडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 8 आ रहा है। इसका मतलब निकल की कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। तो +2 फॉर्म में है, ये s के यहां से खत्म हो गया हमारे पास। तो हमारे पास यहां पे कॉन्फ़िगरेशन जो बची है वो 3d8। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन जो है अब फिल करेंगे 3d के पास। ये हमारे पास 4s एक ऑर्बिटल,
ये हमारे पास 4p जिसके पास 3 है। तो हमने फिल कितने करने हैं, जो हमारे पास है वो है 8। तो हम 8 करेंगे फिल, किसके 8 है, डी के 8 है, 1 2 3 4 5 6 7। मगर हमने लिगेंड के ऊपर जाना है। लिगेंड क्या कह रहा है, हमारे पास Cn है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर्ड करता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये क्या करेगा, ये 3D के जो भी वैक्टर हमारे पास ये सिंगल ऑर्बिटल्स है, ये इनको क्या करेगा, ये इनको पेयर्ड करेगा। तो कैसे पेयर्ड करेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे जंप करेगा। इसका मतलब 3D में हमारे पास ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये इम्पटी हो गया हमारे पास एक ऑर्बिटल, ये हमारे पास 4s और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 4। अब हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, कितना है, 4 है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मैंने बताया था इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 होगी या हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी। तो dsp3 कब होगी, dsp2 कब होगी, वो मैंने पहले आपको जो पोस्टुलेट था मैंने बताया था, वहां पे अगर n-1d ऑर्बिटल यूज होगा तो dsp2, अगर हमारे पास n-d ऑर्बिटल यूज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास sp3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे d का खाली है, इसका मतलब d का यूज हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक d का यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एक s का और 2 p के यूज होंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक d का, s का एक और p के 2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकली तो हम इसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडेशन sp3 या dsp2, अगर sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 होगी तो स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पे हाइब्रिडेशन क्या है हमारे पास, dsp2। इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी यहां पे हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। तो कॉम्प्लेक्स देखा हमने, हाइब्रिडाइजेशन में निकल गई हमारे पास, और इसकी ज्योमेट्री भी हमें यहां से पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इसके बाद हमारे पास इस दूसरा पॉइंट जो है इसका मैग्नेटिक नेचर देख लिया। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे देखेंगे हम इसमें देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। मैंने बताया था कि अगर पैरामैग्नेटिक होगा तब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर डायमैग्नेटिक होगा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो हम इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे देखेंगे 3D के पास हमारे पास कोई अनपेयर्ड नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। तो हाइब्रिडेशन भी होगी, मैग्नेटिक नेचर इस कॉम्प्लेक्स का पता चला। अगर एग्जाम में भी आएगा ये कॉम्प्लेक्स, वहां पे पूछा होगा इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो आप देखो इस कॉम्प्लेक्स को, ये हमारे पास कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास डायमैग्नेटिक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे हम, जो हम निकालते हैं n/n+2। अगर हमारे पास n है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो स्पिन MULT मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या होगी, 2s+1।
तो S हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, तो इस कॉम्प्लेक्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 होगी। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम को देखना है, ढूंढना है। सेंट्रल मेटल एटम मिल गया, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के हम जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करते जाएंगे हम, और वहां से हमें ये क्लियर होगा कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 है या dsp2 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो यहां से आपको पता चल जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे पता चलेगा, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेगी sp3 या dsp2 की। अगर यहाँ पे हमें d का इंपटी रहा तो इसका मतलब d का ऑर्बिटल यूज हुआ, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन dsp2। क्लियर हुआ? ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास, इसमें अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आया तो आप इजीली आप कर पाओगे। तो इसके बाद हम दूसरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ये हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास है कोबाल्ट। फिर इस कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाओ। सेंट्रल मेटल की X 6 फ्लोरीन के ऊपर -1 इक्वल्स टू -3। X -6 इज इक्वल टू -3, X -6 plus 3 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0 and x is equal to 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई हमारे पास, कोबाल्ट मिला हमें +3 फॉर्म। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कोबाल्ट का 21 से शुरू करेंगे हम। स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 27। इसका मतलब हमारे पास 3d7 4s2। तो किस फॉर्म में है, CO3 फॉर्म। 2 sp लूज करेगा, एक ये करेगा d, इसका मतलब हमारे पास 3d6। तो इसको हम फिल करेंगे। ये हमारे पास d 3d 4s एंड 4p। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे डी के हैं, 6। तो हंस रूल लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद मैंने बताया था लिगेंड की तरफ जाना है। तो यहां पे हमारे पास फ्लोरीन है जो वीक फेट लिगेंड है, ये यहां पे पेयरिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब हमारे पास जो है आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी हमारे पास sp3d2। अब हम इसकी
ज्योमेट्री बता सकते हैं। अगर sp3d2 होगी तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारे पास, ऑक्टा। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक नेचर, क्या ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? ये कॉम्प्लेक्स कितने एम्पीयर है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये पैरामैग्नेटिक है। तो उसके बाद हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे। तो इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूला है 2s+1। तो हमारे पास एम्पीयर कितने हैं, 4 एम्पीयर है। तो हम इनको करेंगे 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2, वो आएगा हमारे पास 4/2 और 2 आएगा, 2 × 2 + 1, 2 2 = 4 1 5। इसका मतलब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो 5 होगी। ये कॉम्प्लेक्स जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी और ये ज्योमेट्री इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्टाहेड्रल होगी। मैग्नेटिक नेचर इसका पैरामैग्नेटिक होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी जो हमारे पास है वो 5। तो ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जो है मैं यहां पे कर रहा हूं, वो है हमारे पास तो सबसे पहले मैंने बताया था सेंट्रल मेटल, वो हमारे पास कोबाल्ट। उसके बाद हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल X 2 × 0, ये इथिलीन डाइमीन है न्यूट्रल लिगेंड, प्लस NH3 1 × 0 प्लस 1 × -1 इक्वल्स टू +2। यह आएगा x - 1 इक्वल्स टू +2। तो x - 1 -2 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट यहां पे हमारे पास निकला +3। अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इसका एटॉमिक नंबर स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 7 आया। इसका मतलब 3d7 4s2। तो 2 s के, एक p का, एक d का, तो हमारे पास बच गया 3d6। जब हम फिल करेंगे d के, ये 4s और ये हमारे पास 4। तो हमारे पास अब हमने देखना है, हमारे पास जो है वो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर करने हैं। उसके बाद हमने लिगेंड के ऊपर जाना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, यहाँ पे En लगा है जिसे हम इथिलीन डाइअमीन बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था Ci2 NH2 Ci2 NH2। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है जो मेटल के साथ जुड़ते हैं, जो डोनर साइड है इसकी। तो मैंने ये वहां पे भी क्लियर कराया था जब हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ा था। तो Ci2 जिसका डोनर एटम नाइट्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे इसके है ये बाइडेटेड लिगेंड है, 2 डोनर एटम है नाइट्रोजन इसके, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
ये क्या करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे पेयरिंग करेगा। पहले हम इसको 1 2 3 4 5 6, फिर क्या करेंगे सेकंड केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये जब पेयरिंग करेगा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 4s, ये 3d एंड ये हमारे पास रहा 4। अब हमने देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी किस पे डिपेंड करती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दो। अब यहां पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लेंगे, पहले हमारे पास जो कंप्लेक्स के वहां पे सिंगल लिगेंड होते हैं, यहां पे एक से ज्यादा लिगेंड है जिसको ये हेटेरोनेटिक कंप्लेक्स है हमारे पास। तो इथाइल डाइईन में मैंने जब कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे इथाइल डाइईन है, कितने हैं, 2 है, इसका मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है। मैंने बताया था कि वो 2 से मल्टीप्लाई होना है, उसको 2 डोनर साइड है, प्लस नाइट्रोजन NH3 हमारे पास 1 है, क्लोरीन 1 है, ये 4 + 1 + 1, इसका मतलब जहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब D के यूज होंगे हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये कंप्लेक्स क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी होगी 2s + 1 अनपेयर्ड कोई नहीं हमारे पास, इसकी जगह 0 लगा दो, तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आएगी। मैग्नेटिक नेचर भी बता दिया मैंने, ये डायामैग्नेटिक होगा, ज्योमेट्री भी बता दी, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बता दी। तो ये था हमारे पास कंप्लेक्स। इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने लिगेंड देखने कितने, कहाँ बाइडेंटेड है, अगर यूनिडेंटेड है फिर उतना ही लेना है उसको, अगर बाइडेंटेड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल सम इनका करना है और हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। और लास्ट जो हमारे पास है अब है ये VBT की है, जो लिमिटेशंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस क्या है VBT की, नंबर 1 लिमिटेशन इसकी थी, it cannot explain the color of the complex, color of complex। number 2 थी, it cannot explain the suitability of the complex। और नंबर 3 पोस्टुलेट जो इसका था, it cannot explain the geometry of the complexes with coordination number 4 y tetrahedral and y square plane। ये इसका पोस्टुलेट था VBT का। और लास्ट पोस्टुलेट जो इसका था, it cannot differentiate between strong field ligand and weak field ligand। That was all about today's lecture, and tomorrow we will discuss next. Stay home and stay safe.